हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 29 नवंबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं कि गायकवाड़ ने एक ओवर में लगाए 7 छक्के और ये विजय हजारे ट्रॉफी हो रही थी, उसमें शिव सिंह के एक ओवर में इन्होंने 7 छक्के लगाए हैं, क्योंकि जो 5वीं बॉल थी वो नो बॉल हो गई थी, तो उसकी वजह से इन्हें एक अतिरिक्त बॉल मिली जिस पर उन्होंने उस पर भी छक्का लगा दिया। इस तरीके से इन्होंने 7 छक्के लगा दिए हैं और ये कुछ नाम दिए गए हैं जिनके नाम सब सर्वाधिक एक ओवर में छक्के लगाने का या रन बनाने का रिकॉर्ड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और ये महाराष्ट्र के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ हैं, जिन्होंने सोमवार को उत्तर प्रदेश के विरुद्ध विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में एक ओवर में 7 छक्के जड़कर ये कीर्तिमान बनाया है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में मतांतरण शामिल नहीं है, यह स्टेटमेंट दिया है केंद्र सरकार ने। धोखे, लालच और दबाव में जबरदस्ती मतांतरण के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सरकार मामले की गंभीरता से अवगत है और उचित कदम उठाए जाएंगे। सरकार ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य लोगों को एक निश्चित धर्म में मतांतरित करने का मौलिक अधिकार शामिल नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि धोखाधड़ी, लालच व अन्य माध्यम से किसी व्यक्ति का मतांतरण कराया जाए। सरकार का कहना है कि समाज के आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग, महिलाओं और वंचितों के अधिकारों के संरक्षण के लिए गैर कानूनी जबरन मतांतरण रोकने के लिए कानून जरूरी है। कहा कि पब्लिक ऑर्डर राज्य का विषय है और 9 राज्यों ने जबरन मतांतरण रोकने के कानून बनाए हैं। केंद्र सरकार ने ये बातें जबरन मतांतरण रोकने की मांग वाली याचिका के जवाब में दाखिल संक्षिप्त हलफनामे में कही है। चलिए नेक्स्ट न्यूज है कि उग्र विरोध प्रदर्शन के बाद चीन में सख्ती। जीरो कोविड नीति के चलते विभिन्न शहरों में कड़े प्रतिबंधों के विरुद्ध जबरदस्त प्रदर्शन के बीच चीन की सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। संघाई और बीजिंग समेत अन्य शहरों में विरोध प्रदर्शन वाले स्थलों पर सोमवार को पुलिस तैनाती रही और लोगों को रोककर उनसे फोन आदि की तलाशी ली गई। रविवार को चीन में कई शहरों की सड़कों और दर्जनों विश्वविद्यालयों में कोविड प्रतिबंधों के विरुद्ध प्रदर्शन हुए थे और इस दौरान संघाई में बीबीसी के पत्रकार एड लॉरेंस को पुलिस ने घंटों हिरासत में रखा और उनकी पिटाई भी की। इस तरह के विरोध प्रदर्शन राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सत्ता संभालने के बाद से दुर्लभ हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने हाईटेक सामाजिक निगरानी प्रणाली का विस्तार किया है, जिसमें विरोध करना बेहद कठिन और जोखिम भरा हो गया है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि कॉलेजियम की सिफारिशों पर केंद्र सरकार करती है देरी। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा भेजे गए नामों की सिफारिशों पर केंद्र सरकार के देरी करने पर गहरी नाराजगी जताई है। शीर्ष कोर्ट ने कहा, यह नियुक्ति के तरीके को प्रभावी रूप से विफल करता है। ऐसे कैसा सिस्टम काम करेगा। सोमवार को न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और AS ओका की पीठ ने न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी के मामले पर सुनवाई की है। भले ही संविधान दिवस यानी 26 नवंबर को कानून मंत्री ने यह कहकर चीजें शांत करने की कोशिश की हो कि सरकार के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक ही संविधान की संतान हैं, इसलिए आपस में लड़ने से क्या फायदा और मिलजुल कर काम करना चाहिए। लेकिन व्यवहार में ये बात उतरनी नहीं नजर आ रही है। गत रविवार को ही कानून मंत्री ने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में न्यायाधीशों की नियुक्ति को कॉलेजियम व्यवस्था पर टिप्पणी की थी। पहले भी यह कॉलेजियम व्यवस्था पर सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा भेजे गए नामों को सरकार के दबाकर बैठ जाने पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नाराजगी जताते हुए कोई टिप्पणी की गई है। अब ये देखिए कॉलेजियम नीति क्या होती है, या फिर ये जो कॉलेजियम प्रणाली है वो क्या होती है। कॉलेजियम प्रणाली मतलब आप एक तरीके से सरल भाषा में समझिए कि पहलवान का बेटा पहलवान बनेगा। इसी तरीके से जज ही तय करते हैं कि हमारा उत्तराधिकारी कौन होगा। जैसे कि यूयू ललित ने डिसाइड किया कि मुख्य न्यायाधीश कौन होगा, यानी कि DY चंद्रचूड़। अब DY चंद्रचूड़ जिसको कहेंगे वही मुख्य न्यायाधीश होगा। तो एक तरीके से कॉलेजियम ये मतलब नाम की सिफारिश जो है वो केंद्र सरकार को भेजी जाती है। अगर मान लीजिए केंद्र सरकार इसको नकार देता है और वापस इसे भेज देता है सुप्रीम कोर्ट के पास, फिर
जब सुप्रीम कोर्ट दोबारा इसे केंद्र सरकार के पास भेज देती है अगर, तो केंद्र सरकार इसको मानने के लिए बाध्य है। ऐसा कानूनी नियम है कि अगर दोबारा नाम को अगर भेज दिया गया, यानी कि मान लीजिए अगर डी.वाई. चंद्रचूड़ का नाम कैंसिल कर दिया गया होता और अगर यू ललित इसे दोबारा भेज देते इसी नाम को, तो केंद्र सरकार बाध्य हो जाती इस नाम को मानने के लिए। तो ये नियम है कॉलेजियम नियम। इसी तरीके से चुनाव आयुक्त जो अरुण गोयल का भी नियुक्ति की गई थी, वो कॉलेजियम प्रणाली के तहत की गई थी, यानी कि मांग की जा रही थी कि कॉलेजियम प्रणाली अपनाई जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक जो याचिका दायर की गई थी कांग्रेस की तरफ से, उस पर सुनवाई करी थी। तो ये नियम जो कॉलेजियम नियम है अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, धार्मिक कट्टरवाद के खिलाफ रंग लाएगी इंडोनेशिया और भारत की साझा कोशिश। धार्मिक कट्टरवाद को लेकर जो चिंताएं भारत की हैं वही इंडोनेशिया की भी हैं। अब दोनों देशों के बीच धार्मिक कट्टरवाद के खिलाफ व्यापक सहयोग करने को लेकर सहमति बनती दिख रही है। इस संदर्भ में मंगलवार को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और इंडोनेशिया में उनके समकक्ष उप प्रधानमंत्री मोहम्मद महफूद के बीच होने जा रही द्विपक्षीय वार्ता को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उप प्रधानमंत्री महफूद को वहां के सबसे ताकतवर मंत्री के तौर पर जाना जाता है, जिनके पास गृह, विदेश मामले, रक्षा, कानून, सामुद्रिक सुरक्षा जैसे संवेदनशील मंत्रालयों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी है। उनके साथ इंडोनेशिया के 5 वरिष्ठतम उलेमाओं के साथ ही 25 सदस्यीय उच्च स्तरीय दल आ रहा है। नेक्स्ट न्यूज, विदेश सचिव क्वात्रा को 14 माह का सेवा विस्तार। विदेश सचिव विनय कुमार क्वात्रा अप्रैल 2024 तक पद पर बने रहेंगे। केंद्र सरकार ने उनकी 14 महीनों का सेवा विस्तार दे दिया है। क्वात्रा को अप्रैल 2022 में विदेश मंत्रालय में सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था। हालांकि उस समय सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना में यह बात नहीं बताई गई थी कि क्वात्रा के कितने समय के लिए विदेश सचिव बनाया गया है। नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति की तरफ से जारी नई अधिसूचना में बताया गया कि क्वात्रा का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो रहा था, लेकिन अब उनकी सेवा का विस्तार 30 अप्रैल 2024 तक के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज है कि भारत मलेशिया ने शुरू किया संयुक्त सैन्य अभ्यास। भारत और मलेशिया के सैनिकों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास सोमवार से शुरू हो गया। इसका उद्देश्य जंगली क्षेत्रों में चलाए जाने वाले विभिन्न अभियानों को संचालन क्षमता को बढ़ाना है। इसे हरिमऊ शक्ति 2022 नाम दिया गया है। इसका आयोजन मलेशिया के पुलाई क्लुआंग में किया गया है, जो 12 दिसंबर को समाप्त होगा। इसका आयोजन 2012 से किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष के अभ्यास में भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट और मलेशियाई सेना की रॉयल मलय रेजिमेंट भाग ले रही हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि देश के पहले निजी स्पेस लॉन्च पैड का उद्घाटन किया गया। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत एक के बाद एक नए कीर्तिमान बना रहा है। पिछले दिनों देश के पहले निजी रॉकेट विक्रम एस के प्रक्षेपण के बाद अब श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के इसरो परिसर में देश का पहला निजी लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है। इस लॉन्च पैड को चेन्नई स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकूल कॉस्मोस द्वारा डिजाइन किया गया है। इस लॉन्च पैड का संचालन निजी भागीदार करेंगे। इसरो व INNPACE ने केंद्र के विकास में सहयोग किया है। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से कि ई वाहन बढ़ने से ऑटो पार्ट्स उद्योग चिंतित। देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बढ़ने से ऑटो पार्ट्स निर्माताओं के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो रही हैं। उनका मानना है कि ई वाहनों के आने से ऑटो पार्ट्स उद्योग सिमट जाएगा, क्योंकि मौजूदा वाहनों के इंजन में 2000 से अधिक मूविंग पार्ट्स लगते हैं, जबकि ई वाहन में 20 से अधिक ई मूविंग पार्ट्स लग रहे हैं। साथ ही अत्याधुनिक वाहनों में उच्च गुणवत्ता के पुर्जे आने से वैकल्पिक बाजार भी लगातार सिकुड़ रहा है। ऐसे में ऑटो पार्ट्स उद्यमी भविष्य को लेकर अचमंजस में हैं। दूसरी न्यूज है कि दूसरे देशों में बसने वाले अमीरों में भारतीय तीसरे स्थान पर। कोरोना महामारी के कारण दूसरे देशों में बसने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है, लेकिन ज्यादा संपत्ति वाले अमीरों के
दूसरे देशों में बसने का सिलसिला जारी है। ग्लोबल कंसल्टेंट हेनेल एंड पार्टनर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में अब तक $10 लाख से ज्यादा संपत्ति वाले 8,000 भारतीय दूसरे देशों में जाकर बस गए हैं। इस मामले में 15,000 लोगों के प्रवासन के साथ रूस पहले, 10,000 लोगों के साथ चीन दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, जो है इंटरनेशनल पेज से। नेक्स्ट न्यूज है इंटरनेशनल पेज से कि नेपाल में त्रिशंकु संसद की संभावना, प्रधानमंत्री देउबा की पार्टी सबसे आगे। नेपाल में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व वाली नेपाली कांग्रेस प्रत्यक्ष चुनाव वाली प्रतिनिधि सभा की 53 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। वहीं अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली सीटों पर केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाला CPN UML आगे है। नेपाली कांग्रेस पीछे चल रही है। इससे त्रिशंकु संसद की संभावना बनी हुई है। सोमवार तक प्रतिनिधि सभा की 165 प्रत्यक्ष चुनाव वाली सीटों में से 5 दलों वाले नेपाली कांग्रेस गठबंधन को सबसे अधिक 85 सीटें मिली हैं। अभी 7 प्रत्यक्ष सीटों का परिणाम आना शेष है। नेपाली कांग्रेस गठबंधन में शामिल दलों में से नेपाली कांग्रेस को अब तक 53 सीट, CPN-MC को 17, CPN-UC को 10, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी को 4 और राष्ट्रीय जन मोर्चे को 1 सीट मिली है। तो ये आज का यानी 29 नवंबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।